नमस्ते। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। या आपका ही चैनल है। यह सीखने के लिए बहुत अच्छा चैनल है कि आपको स्टेप बाय स्टेप देखते रहेंगे तो सीखेंगे अच्छा। यह बेसिक ज्योतिषी के लिए है। पहले बेसिक ज्योतिषी मतलब जैसे कि शुरू में ग्रह और ग्रह के कारक हो गए, राशि के नाम हो गए, राशि के स्वामी हो गए, कौन सा भाव योग कारक है, कौन सा भाव मारक है, और कौन सा महादशा चलेगा तो जातक के जीवन में अच्छा होगा, कौन सा महादशा चलेगा तो बुरा होगा, कौन सा महादशा चलेगा तो विवाह योग बनेगा, या गोचर में जब बने कैसे रहेगा तो मकान, विवाह, शिक्षा, संतान, नौकरी योग बनेगा। यह सब जानने के लिए यह पहले नंबर से वीडियो देखना शुरू करें। और इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आप जो है सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं। आज हम बताएंगे राहु और केतु के प्रभाव को। जैसे देख रहे हैं राहु और केतु, राहु देव और केतु का प्रभाव, राहु देव का प्रभाव, राहु केतु का प्रभाव एक ही प्रभाव होता है, लेकिन कुछ स्थान पर अलग है। जैसे राहु जो है वृषभ और मिथुन में उच्च का होता है, वैसे वृषभ का होता है। और बहुत से ऋषियों का और ज्योतिषी का मत है कि मिथुन में उच्च के होते हैं। तो समझ लीजिए वृषभ और मिथुन में उच्च के होते हैं। दूसरा होता है राहु वृश्चिक धनु में नीच होते हैं। वृषभ का मतलब हो गया 2 नंबर राशि में अगर राहु रहते हैं तो उच्च के रहते हैं। मिथुन मतलब 3 नंबर राशि में राहु रहेंगे तो उच्च के रहेंगे। वृश्चिक का मतलब कि 8 नंबर राशि में राहु रहेंगे तो नीच के रहेंगे। धनु का मतलब 9 नंबर राशि में रहेंगे तो नीच के रहेंगे राहु। अब इसको देखने से पहले राशि के स्वामी कौन हैं यह सब जानना है तो आपको पहले वीडियो से देखना पड़ेगा और एक पेन डायरी में लिखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। अब यह राशि देख रहे हैं, बहुत लोग राहु केतु के नाम पर बहुत डर जाते हैं, लेकिन बहुत इससे ऐसे स्थान हैं कि राहु केतु बैठ जाते हैं तो राजयोग बना देते हैं। ठीक है, और राहु केतु हमेशा आपको अगर निगेटिव या मारक हैं तो जीवन भर हमेशा निगेटिव या मारक या हानि नहीं पहुंचाएंगे। जब उनका दशा या अंतरदशा जब चलेगा तभी वह प्रभाव रहेगा। ठीक है, दशा जो है 5 होते हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा। ठीक है, तो उसमें जितने दिन के लिए राहु या केतु आए, अगर आपका राहु योग कारक हैं तो आपको उस समय अच्छा फल देंगे। और अगर जैसे कि आपके कुंडली में मारक राहु मारक हैं तो उनका समय आएगा तो हानि पहुंचाएंगे। तो वही मुझे समझना है कि कहाँ पर बैठते हैं तो लाभ, कहाँ पर बैठते हैं तो हानि, क्या फल देंगे। ठीक है, और दूसरा ग्रह केतु का समझिए। केतु वृश्चिक और धनु राशि में 8 नंबर राशि में 9 नंबर। जब आप लग्न कुंडली अपना खोलेंगे तो आपका केतु किस नंबर में है या राहु किस नंबर में है तो इससे मिलाइए। ठीक है, केतु वृश्चिक और धनी 8-9 नंबर में उच्च के होते हैं। केतु वृषभ और मिथुन मतलब 2 नंबर राशि और 3 नंबर राशि में नीच के होते हैं। ठीक है, राहु मित्र राशि में बैठेंगे तो सकारात्मक प्रभाव देंगे, शत्रु राशि में बैठेंगे तो नकारात्मक प्रभाव देंगे। अब जो है राहु के मित्र कौन है, शत्रु कैसे कौन है, जानने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। उसमें सब किसके कौन मित्र हैं, कौन से शत्रु हैं, वह सब बताया गया है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर देखेंगे केतु और राहु की दृष्टि 5, 7 और 9 होता है। राहु या केतु उच्च स्थान पर बैठते हैं तो दशा या अंतरदशा में शुभकारी होते हैं। पहले बता चुका हूँ कि कौन से स्थान पर बैठने से कुछ उच्च के होते हैं और कौन से स्थान पर बैठने से नीच के होते हैं। ठीक है, तो समझ लेंगे। या उनका दृष्टि देखता है, जैसे 5वें दृष्टि से जहाँ पर देखेंगे, 7वें दृष्टि से 9वें दृष्टि पर जहाँ पर देखते रहेंगे, अगर शुभ हैं तो शुभ फल देंगे, अशुभ है तो अशुभ फल देंगे। राहु केतु शुभ रहेंगे तो शुभ फल, अशुभ रहेंगे तो अशुभ फल मिलेगा। 6ठा घर में राहु
या केतु हो, तो जहाँ पर 6 नंबर लिखा है इसमें राहु केतु लिखे हैं तो वहाँ पर रहेगा तो दृष्टि 7वां दृष्टि 12वें स्थान पर जाएगा पर हो तो अशुभ होता है, क्योंकि छठे में राहु केतु यहाँ पर एक प्रकार से और यह भी देखा जाता है कि 3 नंबर तीसरे भाव में, छठे भाव में और 11वें भाव में पाप ग्रह बैठते हैं तो अपने पाप को खो देते हैं, मतलब 0 हो जाते हैं। और तीसरे, छठे और 11वें भाव में शुभ ग्रह बैठते हैं तो अपने शुभत्व को 0 कर देते हैं, मतलब सम हो जाते हैं, न अच्छा करेंगे न बुरा करेंगे। तो इसी को कहते हैं कि जो हानि पहुंचाने वाले समय रहते हैं तो उस समय हानि नहीं करते हैं, अगर पाप ग्रह बैठ जाएंगे तो 0 कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, छठा घर एक्सीडेंट, ऑपरेशन, शत्रु और 7वीं दृष्टि से न्याय पर देख रहे हैं, 12वें भाव को देख रहे हैं तो वहाँ पर हॉस्पिटल, न्यायालय और विदेश, परदेश ये सब देखा जाता है, तो इसीलिए दोनों में तकलीफ देंगे। तो जिसका भी राहु या केतु छठे भाव में बैठे हों उनका दशा अंतर दशा चलेगा तो उनको पूजन करवाना पड़ेगा। पूजन जैसे कि जप हो गया, दान हो गया, यह सब करने से राहु शांत हो जाएंगे और उसके बाद में जो एक्सीडेंट या कर्ज या शत्रु का योग बना रहेगा वह सब समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। राहु अपने मित्र राशि में बैठ जाए तो मित्र स्वामी 6, 8, 12 में बैठ जाएं तो राहु का मित्र होने पर भी राहु नकारात्मक प्रभाव देंगे। अब यहाँ पर समझना यह है कि राहु, जैसे कि राहु के मित्र हो गए शनि, ठीक है, राहु बैठ गए जैसे 10 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर बैठ गए, ठीक है। और उसके बाद में 10 नंबर मकर राशि हो गया, मकर राशि के स्वामी जो है शनि हो गए, शनि छठे, 8वें, 12वें में बैठ गए तो भी राहु निगेटिव प्रभाव देंगे, नकारात्मक प्रभाव देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि जहाँ पर बैठे उनके राशि के स्वामी निगेटिव हो गए हैं, तो जिस घर में बैठेंगे उसी का प्रभाव देंगे। राहु छाया ग्रह हैं, ठीक है, राहु जिसके साथ में या जिसके घर में बैठ जाते हैं उसी का प्रभाव देने लगते हैं। राहु मेष में राशि में बैठ जाएंगे या केतु तो मंगल का प्रभाव देना चालू कर देंगे अपने महादशांतरदशा में। शनि में बैठ गए तो शनि का, जिस राशि में बैठेंगे उस राशि के स्वामी का प्रभाव शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब जो है राहु या केतु 6, 8, 12 में उच्च के होने पर भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जैसे छठे में, 8वें, 12वें भाव में जब राहु बैठ गए तो उस समय जो है भले ही राहु 12वें में बैठे हों तो उसमें विदेश का योग बनता है, परदेश का योग बनता है, और 8वें में बैठते हैं तो गहराई में अध्ययन करना या विचारणी ज़्यादा करते हैं, लेकिन उस समय कुछ न कुछ आपको दिक्कत आएगा, ऐसा मतलब कि रहता है। अब जो है एक ही भाव में 2 या 2 से अधिक ग्रह बैठ जाएं, पाप ग्रह बैठ जाएं या तो पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए तो उस भाव में दिक्कत होता है। अब जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए देखेंगे कि राहु केतु 1 नंबर में बैठे हैं लग्न में, उस पर कहीं से भी शनि का दृष्टि हो जाए, ठीक है, और उसके बाद में राहु देख रहे हैं शनि का दृष्टि हो जाए, और अगर सूर्य का भी दृष्टि हो जाए, जो मारक ग्रह हो, यह नहीं है कि जो मारक ग्रह हो मतलब निगेटिव ग्रह हो, नकारात्मक ग्रह हो, उनका दृष्टि एक ही स्थान पर 3 ग्रहों की दृष्टि हो जाए तो उसमें दिक्कत हो जाता है। तो लग्न पर हो जाएगा तो गले के ऊपर या मस्तिष्क संबंधी सर दर्द हो गया, मानसिक टेंशन हो गया, यह सब मतलब कि होना चालू हो जाएगा, मतलब लग्न में। अगर यही ग्रह जो है, यही योग जो है चौथे भाव में हो गया, बन गया, तो माता को दिक्कत, समाज में नाम खराब होगा, वाहन का एक्सीडेंट होगा या चोरी होगा, मतलब ऐसा होगा। फिर उसके बाद में वही 5वें भाव में हो जाए तो 5वें से संबंधित जो चीज़ देखा जाता है उसमें दिक्कत आएगा, जैसे संतान, पेट और शिक्षा में रुकावट, यह सब आएगा, ठीक है। अब ऐसे ही 7वें भाव में बन गया तो 3 ग्रह का पाप ग्रह की दृष्टि या युति जब एक ही भाव में 7वें भाव में बन जाएगा तो पत्नी का स्वास्थ्य में दिक्कत या पत्नी से केस विवाद, पत्नी से दूरी, यह सब बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही समझेंगे हर भाव का अलग अलग, ठीक है। जैसे चौथे स्थान पर एक या एक से ज़्यादा मारक
एक से अधिक मारक ग्रह बैठे हो तो, और किसी मारक ग्रह की दृष्टि पड़े तो उसके महादशा या अंतरदशा में नकारात्मक रहेगा। चौथे घर से रिलेटिव को नुकसान रहेगा, हानि होगा। किसी स्त्री के 5वें घर में मारक हो और मारक की दृष्टि हो तो गर्भ समस्या होता है। अब जैसे बहुत लोग को संतान होता है तो संतान में दिक्कत हो जाता है, तो यहाँ पर कैसे होगा, 5वें भाव से देखा जाता है। 5वें भाव में अगर राहु बैठे हैं, केतु का दृष्टि है 7वें दृष्टि से। अब यहाँ पर एक चीज़ यह देखेंगे, राहु जहाँ पर भी बैठा रहेगा उसके 180 डिग्री सामने जो है केतु बैठा रहेगा, क्योंकि पूरा 30 डिग्री होता है, एक राशि 30 डिग्री का होता है और 12 राशि है 12 तिहाई 36, तो 36 मतलब 360 हो गया। 360 का आधा 180, तो राहु जैसे 5 नंबर में बैठा है तो केतु जो है 11 नंबर में बैठेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है राहु यहाँ पर बैठा है और केतु का दृष्टि पड़ गया और शनि भी साथ में बैठ गया, तो समझ लीजिए कि संतान में समस्या होगा, ऑपरेशन होगा, गर्भ में समस्या होगा, यह सब दिक्कत होगा, या पेट से संबंधित होगा, या संतान होगा तो मृत्यु हो जाएगा उसका, मतलब ये सब रहता है। तो इसीलिए उसका जब महादशा अंतरदशा आएगा उस समय पूजन करना पड़ेगा। अब जो है एक नज़र डालेंगे कि राहु किस भाव में कौन सा फल देता है। ठीक है, जैसे लग्न में राहु, पहले भाव में यदि राहु हो तो जातक अल्पायु का मतलब पूर्ण आयु 100 वर्ष तक नहीं रहता है। लेकिन अगर यही शुभ ग्रह अपने मित्र के राशि में बैठा है, अच्छे स्थान पर बैठा है, अच्छा शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो यह समाप्त हो जाएगा, अल्पायु समाप्त हो जाएगी, धन और बल से संपन्न होता है। ठीक है, तथा उसके शरीर का ऊपरी भाग रोगग्रस्त होता है। जन्म के समय यदि राहु द्वितीय भाव में स्थित हो तो, जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर द्वितीय भाव में स्थित हो तो जातक अस्पष्ट या प्रगल्भ वक्ता होता है, मुख का रोगी होता है, कुछ न कुछ मुख से संबंधित रहता है, कोमल, अंतर्मना, क्रोधी और सुखी। जन्म से राहु द्वितीय भाव में हो तो जातक स्पष्ट, मुखरोगी, कोमल, अंतर्मता, क्रोधी और सुखी होता है। ऐसा जातक राजा के द्वारा प्रदत्त धन से धनी होता है, वह क्रोधी और सुखी होती है। दूसरे स्थान का हो गया। दूसरे स्थान में यह भी होता है, राहु दूसरे में होते हैं तो जितना आप सोचेंगे उतना धन कमाएंगे। ठीक है, और वही केतु अगर दूसरे भाव में आ गया, जितना नहीं सोचे रहेंगे उतना धन आप कमा लेंगे। केतु के समय में गोचर में या लग्न कुंडली में राहु रहेंगे तब। राहु तीसरे स्थान में हो तो जातक अभिमानी, सहोदरों से विरोध करने वाला, भाई से, छोटे भाई से विरोध करने वाला होता है, स्थिर बुद्धि, दीर्घायु और धनवान होता है। राहु चतुर्थ भाव में हो, जहाँ पर 4 नंबर लिखा है वहाँ पर राहु हो तो जातक मूर्ख, दुख, संतम, मंत्री, सन्मित्रों से युक्त, अल्पायु, कदाचित ही सुख का अनुभव कर पाता है। अब चौथे स्थान से क्या देखा जाता है, परिवार में जो शांति होता है, सुख होता है, वह देखा जाता है। तो सुख के स्थान पर राहु बैठ गए तो परिवार में किड़बिड़, जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, हमेशा वार्तालाप या झगड़ा बना रहता है कुछ न कुछ उस जातक के कारण। और चौथे स्थान में राहु यह करता है मान सम्मान, जो देखा जाता है उसमें समाज में थोड़ा एक बार मान सम्मान में गिरावट होता है। ठीक है, जिसके जन्म के समय में राहु पंचम भाव में स्थित हो तो वह नाक से बोलने वाला या नकियाने वाला होता है। कहने वाला मतलब कि नाक से बोलने वाला, जैसे नाक के बल से बोलने वाला रहता है, या कुछ न कुछ नाक से संबंधित रहेगा। संतति विहीन, और संतति विहीन का मतलब होता है संतान से हान, कठोर हृदय और कुच्छी रोगी होता है। ठीक है, राहु 5वें भाव में बैठ जाते हैं तो नाग दोष भी बहुत लोग कहते हैं। और राहु 5वें भाव में बैठ जाते हैं तो क्या होता है, संतान में रुकावट या विलंब से होना। यदि 6ठे भाव में राहु स्थित हो तो जातक हकलाकर बोलने वाला, रुक कर बोलने वाला, शत्रु और पाप ग्रहों के प्रभाव से
पीड़ित और गुदा रोग, भगंदर, अर्श आदि से मतलब कि हानि या तकलीफ रहता है। धन संपत्ति से युक्त एवं दीर्घायु होता है। अब यहाँ पर छठे भाव में जो होते हैं तो गुप्त शत्रु भी होते हैं। शत्रुहंता योग बन जाता है, शत्रु परास्त हो जाएंगे, लेकिन ऐसा शत्रु रहेगा कि जो आपके साथ में रहेगा मित्र बनकर, लेकिन शत्रु रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। अब जो है सप्तम भाव में हो तो स्त्रियों के संसर्ग से उसका धन का विनाश होता है। सातवें भाव में राहु हो तो केतु लग्न में चला जाएगा पहले स्थान पर, तो स्त्री के प्रति जो है वह खर्चा अधिक करेगा। जैसे कि कुछ रोग हो सकता है स्त्री से संबंधित, या नपुंसक हो गया, स्वतंत्र मंदबुद्धि हो गया, ऐसा मतलब कि हो सकता है। यदि अष्टम भाव में राहु स्थित हो तो जातक अल्पायु, मलिन, विकल, वातज, व्याधियों से पीड़ित और अल्प संतति से युक्त होता है। जिसके जन्मांग में राहु नवम भाव में हो तो जातक विरोधी प्रवृत्ति का, गढ़पुर या गांव का अधिपति अति पुण्यात्मा व्यक्ति होता है। राहु क्या होता है, अगर नौवें भाव में हो तो अति पुण्यात्मा होता है और विरोधी प्रवृत्ति का होता है। जैसे कि समाज में कुछ गलत काम कोई कर रहा है तो उसका विरोध करने वाला होता है। दसम भाव में स्थित हो राहु तो जातक विख्यात होता है। 10वें भाव में राहु कहा गया, राहु 10 में दुनिया बस में, तो समाज में नाम होता है, जैसा कि कहा गया है। अल्प संतति, लेकिन राहु अगर 10वें भाव में है तो एक कार्य नहीं करेगा, दूसरे कार्य के प्रति सोचता रहेगा, पर कार्य में रुचि रखने वाला होता है। एक काम करेगा दूसरे कार्य पर ध्यान रहेगा, ऐसा रहेगा। सत्कर्म से हीन और निर्भय होता है। राहु एकादश भाव में स्थित हो तो जातक धनवान, अल्प संतति युक्त, चिरायु और कर्ण रोगी होता है। ठीक है, राहु 11वें भाव में होता है तो कान का रोगी होता है, और उसके बाद में संतति होते हैं, और उसके बाद में धनवान होता है, क्योंकि राहु तीसरे, छठे और 11वें भाव में बैठता है तो राजयोग भी बनता है। राहु 12वें भाव में हो तो जातक, द्वादश भाव में होने से जातक पाप कर्म में लीन, अपव्ययी तथा जलज व्याधि से पीड़ित होता है। अब यहाँ पर यह जो है जातक, जात का भरण के अनुसार से मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। जो जात का भरण का श्लोक है जैसे कि धर्मस्थली प्रतिकूल वागड़पुर ग्रामाधिपो पुण्यवाहन ख्यातः खेल्प्य सुरोण्य कार्य निरंतरः सत्कर्म विहीनो भयः श्रीरामात्राति सुतश्चिरायु सूरे लाभे सकरणायः प्रच्छन्नाघरतो बहु व्यवहारो बहु व्यय करो, मतलब अर्थात व्यय करें। रिफे अम्बुत पीड़ित, यहाँ पर पीड़ित भी रहेगा, जैसे 12वें भाव के लिए यह बताया गया है। ठीक है, अब यह हो गया राहु का फल इसके अनुसार से। लेकिन राहु अगर 12वें में रहता है, भाव में रहता है, तो यहाँ पर क्या करता है कि विदेश यात्रा भी कराता है। और उसके बाद में राहु का कुछ फल है, जैसे जिस राशि में रहेगा तो क्या करेगा। जैसे लग्न कोई भी हो, जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर कोई भी कुछ भी लिखा हो, लेकिन यह राशि के फल के अनुसार से बता रहा हूँ। जातक अगर मेष राशि में 1 नंबर राशि में रहेगा तो जातक सहनशील रहेगा, आलसी तथा अनैतिक चरित्र वाला होता है। वृषभ में रहेगा तो यह राहु की उच्च राशि मानी जाती है, सुखी, कुरूप, आवेशपूर्ण स्वभाव तथा धनी होता है। मिथुन में रहेगा, 3 नंबर राशि में रहेगा तो गान प्रिय, अर्थात जो है गायन का प्रिय होगा, साधु, साहसी तथा दीर्घायु होगा। कर्क राशि में रहेगा तो उदार, रोगी, चतुर, धोखेबाज तथा अनेकों शत्रुओं वाला होगा, अनेक शत्रु होंगे उसके। सिंह राशि में राहु अगर रहेंगे तो चतुर, नीति दक्ष, सज्जन तथा विचारक रहेंगे।
कन्या राशि में रहेंगे तो लोकप्रिय, नम्रभाषी, कवि, लेखक, गायक तथा धनी रहेगा। तुला राशि में रहेगा तो अल्पायु, दंत रोगी तथा विरासत में धन पाने वाला रहेगा। तो तुला राशि में रहेगा जिसका राहु तो विरासत में धन मिलने वाला रहता है। और वृश्चिक राशि में यह राहु रहेगा तो नीच का हो जाता है, तो धोखेबाज, अनैतिक, चरित्र रोगी तथा अतिव्ययी होता है। धनु राशि में 9 नंबर में रहेंगे तो प्रारंभिक जीवन में सुखी, बचपन में गोद लिया जाने वाला तथा एक अनैतिक मित्र रहेगा। और 10 और 11 नंबर मतलब कि मकर कुंभ राशि में रहेगा तो मितव्ययी, मित्र का दूर करने वाला, दांत का रोगी, कुटुंबहीन, विद्वान, लेखक तथा मीतभाषी होगा। मीन राशि में रहेगा 12 नंबर में तो आस्तिक, कुलीन, शांत, कलाप्रिय तथा दक्ष। अब यहाँ पर जो है केतु का भी बता देते हैं। केतु अगर मेष राशि में है तो अस्थिर स्वभाव वाला, बातूनी तथा सुखी होगा। दूसरे नंबर वृषभ राशि में रहेगा तो केतु का नीच राशि है वृषभ, तो दुखी, आलसी, बातूनी तथा कामुक होगा। तीसरा मिथुन राशि में होगा तो वायु रोग से पीड़ित होगा, अभिमानी, सरलता से संतुष्ट होने वाला, अल्पायु तथा छोटी सी बात पर क्रोधित हो जाने वाला रहेगा। और कर्क राशि में रहेगा तो दुखी तथा भूत प्रेत का भय होगा। सिंह राशि में रहेगा तो बातूनी, डरपोक, असंतोषी, कितना भी आ जाए संतोष नहीं होगा तथा सर्प भय रहता है, उसे विष का भय रहता है। कन्या राशि में रहेंगे केतु देव तो रोगी, मूर्ख तथा पाचन शक्ति की खराबी रहेगा। तुला राशि में रहेंगे तो कुष्ठ रोग का भय, कामुक, शीघ्र क्रोध करने वाला तथा दुखी। वृश्चिक राशि में रहेंगे तो यह केतु की उच्च राशि है, क्रोधी, कुष्ठ रोगी, चतुर, बातूनी, धोखेबाज तथा निर्धन रहता है। और धनु राशि में असत्यवादी तथा धोखेबाज रहता है। मकर राशि में जन्म स्थान छोड़कर जाने वाला, परिश्रमी, साहसी तथा प्रसिद्ध होता है। मकर राशि में अगर केतु रहेगा तो यह होगा। और कुंभ राशि में रहेंगे केतु देव तो दुखी, आवारा, अतिव्ययी तथा सामान्य धन रहेगा जीवन में। और मीन राशि में रहेंगे केतु तो विदेश यात्रा, आवेशपूर्ण, परिश्रमी, धार्मिक प्रवृत्ति, आध्यात्म की ओर झुकाव रहेगा। यह आप 12 राशि का समझे हैं, ठीक है। अब जो राहु का समझ लीजिए 12 भाव का, और राहु केतु का पूरा 12 राशि का समझ लिए हैं। अब समझेंगे केतु का फल। केतु पहले स्थान पर, लग्न के पहले स्थान पर हैं, पहले भाव में हैं, तो क्या फल देंगे, दूसरे भाव में क्या फल देंगे, यह समझेंगे। यदि केतु जन्म लग्न में हो तो जातक कृतघ्न, निर्धन, चुगलखोर, जाति बहिष्कृत, स्थान भ्रष्ट, विकलांग या कुछ न कुछ अंग में, शरीर में भंग रहेगा, अंग का कटा पिटा ऐसा रहेगा। और निष्कृष्ट, समाज के अनुरक्त होता है। और केतु लग्न में है तो उसके चेहरे पर कहीं पर कट पिट का निशान रहेगा, कहीं पर भी गले के ऊपर या ऐसा दिख जाएगा। यदि केतु द्वितीय भाव में स्थित हो तो जातक धन और विद्या से हीन होता है, निष्कृष्टवान रहता है, अशुभ दृष्टि से युक्त तथा पर अन्न भोजी रहता है, दूसरे का खाने वाला होता है। केतु दूसरे स्थान में है तो ऐसा वाणी बोलेगा कि कुटुंब और परिवार को अच्छा नहीं लगेगा, तीखा लगेगा। यदि केतु तृतीय भाव में स्थित हो तो जातक दीर्घायु, यशस्वी, स्त्री और अन्न से सुखी होता है, किंतु उसके बंधु बांधवों का विनाश होता है, छोटे भाई का हानि होता है। यदि केतु चतुर्थ भाव में स्थित हो तो जातक की भूमि संपत्ति, कृषि धन, खेत, वाहन, मातृ सुख आदि का विनाश होता है। केतु जहाँ पर रहेगा, अब स्थान
स्वस्थान का त्याग कर पराए जातक पराए घर में निवास के लिए बाध्य होता है, मतलब कि अपने जन्म स्थान निवास पर नहीं रहता है, वह छूट जाता है। अब केतु चौथे स्थान पर इसलिए है क्योंकि केतु जहाँ पर बैठता है वहाँ पर ज़्यादा प्रभावित करता है, उसका जो है वह प्यास रहता है। प्यास का मतलब यह होता है केतु जिस भाव में रहेगा, लग्न में रहेगा तो अपने बारे में ज़्यादा सोचेगा, धन भाव में केतु रहेगा तो धन के लिए हमेशा सोचेगा, तीसरे भाव में रहा तो पराक्रमी हमेशा बना रहेगा, कुछ न कुछ हिम्मती कार्य करेगा, चौथे भाव में है तो मकान के लिए बहुत दौड़ेगा, वाहन का शौकीन होगा, समाज का जो है बहुत बनाने वाला होगा, ऐसा रहेगा। तो ऐसे ही हर भाव में, जिस भाव में केतु बैठेगा उसका प्यास नहीं मिटेगा। पाँचवें भाव में हो गए तो उसका जो है बुद्धि कितना तेज चला लूँ ऐसा चलेगा, प्रेम कितना कर लूँ, अदर कास्ट में भी प्रेम हो सकता है केतु अगर पाँचवें घर में बैठ गया। और केतु अगर सातवें घर में बैठ गया तो स्त्री के होने के बाद में भी और स्त्री के पीछे हमेशा पड़ा रहेगा। यह तो केतु का प्रभाव हो गया। कर्म भाव में हो गया केतु तो एक काम करेगा, दूसरे काम का अभिलाषा और रहेगा कि दूसरा भी कर लूँ, ऐसे ही केतु रहेगा। तो केतु जो है चौथे स्थान तक समझ लिए। पाँचवें स्थान में केतु हो तो जातक की संतान का नाश होता है तथा जातक स्वयं उदर विकार और पीड़ा पिशाच पीड़ा से त्रस्त रहता है तथा वह दुर्बुद्धि और पापात्मा होता है। जिसके जन्मांग में केतु खष्ट अर्थात छठे भाव में स्थित हो तो वह व्यक्ति उदार मना, श्रेष्ठ गुणों से युक्त, अत्यंत दृढ़ स्वभाव वाला, विख्यात, प्रभुता संपन्न, शत्रुओं का विनाशक और अपने अभीष्ट को प्राप्त करने वाला होता है। क्योंकि केतु छठे भाव में, तीसरे, छठे और 11वें भाव में चले जाते हैं तो अपने पाप को खो देते हैं। यह सूत्र आप याद रखिए, बल्कि लिख लीजिए कि राहु, केतु, शनि या पाप ग्रह जैसे भी हैं तो तीसरे, छठे और 11वें भाव में बैठ गए तो अपने पाप को खो देंगे, और शुभ ग्रह बैठ गए तो अपने शुभत्व को खो देंगे। ठीक है, सम हो जाएंगे। तो अब 6 तक समझ लिए। अब 7वें स्थान में समझिए, जन्मांक के जन्म के समय में अगर 7वें भाव में केतु बैठे हैं तो अपमान कारक और आंत संबंधी विकार का जनक होता है। जातक दुष्चरित्र, स्त्रीरत, पापात्मा, स्व स्त्री विहीन और पुरुषार्थ विहीन होता है। यदि अष्टम भाव में केतु हो तो जातक अल्पायु होता है, लेकिन तथा प्रियजनों के वियोग से संतप्त, विवादी, शस्त्राघात, शस्त्र से घात होता है, घात के अनेक चिन्हों से युक्त और सभी कार्यों में विफल होता है, सभी कार्यों में विफल होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, केतु जो है अगर 8वें भाव में बैठ गया तो केतु जो है अध्यात्म में लेकर के जाएगा। केतु मोक्ष के कारक भी होते हैं, माना गया है 12वें स्थान बैठ गए तो मोक्ष के। लेकिन अगर 8वें भाव में बैठ गए हैं तो केतु क्या करेंगे, आध्यात्म में गहराइयों से अध्ययन कराएंगे, क्योंकि 8वां भाव अध्ययन का होता है, बहुत गहराई में अध्ययन का होता है। यदि केतु 9वें भाव में स्थित हो तो जातक पाप वृत्ति का सदैव असत कर्म करने में निरत, पितृ सुख और सौभाग्य से हीन, दरिद्र और श्रेष्ठ व्यक्तियों का निंदक होता है। यदि केतु की स्थिति 10वें भाव में हो तो जातक सत्कर्म से में विघ्न उपस्थित करने वाला तथा स्वयं उसके सत्कर्म में विघ्न उपस्थित हो, मलिन अकरणीय कर्म करने वाला, अत्यंत तेजस्वी और अपने शौर्य के लिए विख्यात होता है। और एकादश भाव में स्थित हो तो जिसके जातक के जन्म कुंडली में एकादश अर्थात 11वें भाव में घर में केतु बैठे हों तो अनेकशः अर्थात धन का संचय करता है, अनेक प्रकार से धन का संचय करता है। वह अनेक सद्गुणों से शोभित सुंदर भोगों का भोग करने वाला, सुंदर वस्तुओं का संग्रह करने में समर्थ होता है तथा विपुल धन प्राप्त करने में सफल होता है। यदि द्वादश भाव में केतु स्थित हो तो जातक गोपनीय एवं गोपनीय ढंग से पाप कर्म निरत होता है। द्वादश भाव में गुप्त पाप करता है, असत कार्यों में
धन में अपव्यय, असत कार्यों में धन के अपव्यय से उसका धन विनष्ट होता है। मतलब कि जहाँ धन खर्च करेगा वहाँ पर बिना काम का धन खर्च करेगा। वह सदैव सन्मार्ग विरुद्ध आचरण करता है और नेत्र विकार से पीड़ित होता है। अब जो है आप यह समझ गए हैं। अब आगे का वीडियो बाद में देखेंगे। उसके बाद में यह चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और यह वीडियो थोड़ा समझ में आ रहा है ज़्यादा बड़ा बन गया है, लेकिन आपको समझने के लिए यह मैं 2 या 3 पुस्तक में से देख करके तब यह बोल रहा हूँ। जैसा कि आज जानेंगे कि आगे का वीडियो भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और उसके बाद में आप धीरे धीरे यह समझिए, धीरे धीरे वीडियो देखिए और एक पेन और डायरी से लिखिए। एक पेन डायरी लीजिए, उस पर लिखिए और जो समझ में न आए व्हाट्सएप के द्वारा पूछिए। मैं आपको और भी अच्छे सरल भाषा में सरल तरीके से आपको बताऊंगा, जिससे आपको समझने में कठिनाई ना हो। जय श्री राम, नमस्ते।